नमस्कार जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे टीम कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यदि हम काम कर रहे हैं तो हम टीम कैसे बनाएं। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग टीम बनाना चाहते हो, क्योंकि कहा जाता है कलयुग में संघे शक्ति कलयुगे। इस कलयुग में जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी वो उतना सक्सेसफुल आदमी बनेगा। तो यदि आप टीम बनाना चाहते हो, और मैं टीम सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी फील्ड में बड़ी टीम बनाना चाहते हो, तो आज के ये अगले 15 मिनट आप लोगों को बहुत मदद करने वाले हैं कि टीम कैसे बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, मैं आप सबको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि यदि आप पहले टीम बनाना चाहते हो ना, यदि आप सच में टीम बनाना चाहते हो कहीं भी, चाहे आप जॉब के अंदर टीम बनाना चाहते हो, आप बिजनेस के अंदर टीम बनाना चाहते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में टीम बनाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले एक काम करिए। बोलेंगे क्या? आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाइए। यदि आप टीम बनाना चाहते हो ना, तो पहले आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओ। जब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बनोगे ना, आपकी टीम नहीं बनेगी। आपको पता है क्रिकेट में कैप्टन किसको बनाया जाता है? जो सबसे शानदार खेलता है, जो ऑलराउंडर होता है, राइट ना। जो एक अच्छा खिलाड़ी होता है उसको कैप्टन बनाया जाता है, और टीम फिर कैप्टन की कहलाती है। इसी तरीके से दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी यदि आपको टीम बनानी है ना, तो टीम बनाने पे फोकस मत कीजिए। आप एक अच्छे प्लेयर बन जाइए, टीम तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी। अभी आप लोग बोले होंगे सर फिर टीम प्लेयर कैसे बनूं? तो टीम प्लेयर बनने के लिए आपको सिर्फ 7 काम करने हैं। कितने? 7, ओनली 7। आप 7 काम करोगे ना, तो आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाओगे। और टीम प्लेयर बन जाओगे ना, तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो चलो जान लेते हैं वो 7 काम क्या करने हैं। वो 7 काम क्या करने हैं एक बार हम लोग समझ लेते हैं, जो कि आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनने में मदद करेंगे। तो 7 काम। पहला काम, कोई भी काम जब पहली बार आप करें तो अपने सीनियर से, अपने अपलाइन से एक बार कंसल्ट कर लें कि मैं ये करूं कि ना करूं। यानी आपके फील्ड का जो भी सीनियर है, आपके फील्ड का जो भी हेड है, आपके जो भी अपलाइंस है, मतलब समझते हो, सीनियर, अपलाइन, हेड, जो भी आपके फील्ड का सक्सेसफुल व्यक्ति है ना, एक बार उससे जरूर कंसल्ट कर लीजिए कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। सबसे पहली चीज, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा दोस्तों ये होगा कि आपसे जो गलतियां हो सकने की चांसेस हैं, कि ये गलती हो सकती है, तो वो गलती होने के चांसेस बच जाएंगे और आपका नुकसान होने से आप बच जाओगे। तो पहला काम तो करना है, चेक विथ की अपलाइन। कोई भी काम पहली बार करना है तो एक बार अपने सीनियर से चेक करवा लीजिए कि मैं ये करूं या ना करूं। दूसरी चीज, काउंसलिंग। अपने सीनियर की समय समय पे काउंसलिंग लेते रहिए, सलाह लेते रहिए। सरल भाषा में मैं बोलूं तो इसको बोलते हैं सलाह लेना। और देखिए, कहा जाता है जीवन में अच्छे सलाहकार का होना बहुत जरूरी है। सलाह और सलाहकार दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सलाह और सलाहकार लेते वक्त आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि यदि आपका सलाहकार गलत हो गया तो फिर आप समझ लीजिए खेल खत्म हो गया। और यदि सलाहकार अच्छा है तो समझ लीजिए आपका काम आसान हो जाएगा। आप बोलेंगे सर सलाहकार गलत भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। आप लोग मुझे बताइए, मंथरा कैसी सलाहकार थी? मंथरा ने केकई की सलाह, मतलब केकई की काउंसलिंग की, केकई को सलाह दी, फिर क्या हुआ? मंथरा ने पूरी रात केकई की काउंसलिंग की, सलाह दी उसको, और फाइनली क्या हुआ फिर आपको पता ही आगे। राम को वनवास हो गया, राजा दशरथ की मृत्यु हो गई, सब पूरा का पूरा सब डिस्टर्ब हो गया। सिर्फ किसकी वजह से? केकई की गलत सलाह की वजह से, उसके मंथरा की गलत सलाह की वजह से। तो सलाहकार भी गलत, सलाह भी गलत। इसी तरीके से आप महाभारत में देख लीजिए, मामा शकुनी काउंसलिंग करते रहता था, दुर्योधन की काउंसलिंग करते रहता था, काउंसलिंग, नेगेटिव काउंसलिंग, नेगेटिव काउंसलिंग। और काउंसलिंग कर करके दुर्योधन के मन में पांडवों के खिलाफ इतना जहर भर दिया कि फाइनली महाभारत हो गया। और महाभारत का परिणाम, सारे कौरव खत्म। सोचिए, नेगेटिव काउंसलिंग। और दूसरी तरफ आप पॉजिटिव काउंसलिंग देखिए। पॉजिटिव काउंसलिंग में आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पॉजिटिव काउंसलिंग की,
और पॉजिटिव काउंसलिंग की तो परिणाम आपके सामने है। तो इसीलिए दोस्तों, आपका काउंसलर कौन है और कैसी काउंसलिंग आप लेते हैं उनसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपलाइन, जो सिस्टम का अपलाइन है, उसके साथ में हर 10-12 दिन में बैठिए और काउंसलिंग लीजिए। उनके साथ बैठ के काउंसलिंग कीजिए। क्या कमी रही पिछले 10 दिन में, क्या क्या दिक्कत रही, अब आगे 10 दिन का क्या टारगेट है, ये उनके साथ बैठ करके रिव्यू करिए। टारगेट सेट कीजिए। क्या तकलीफें आ रही है वो डिस्कस कीजिए। दूसरी चीज। तीसरी चीज, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन बहुत बड़ा टूल माना जाता है किसी भी फील्ड के अंदर, और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में बोलूं तो इट इज द ग्रेटेस्ट टूल। ये सबसे बड़ा टूल है। और फिर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, देखो प्लॉट बेचने वाले जमीन का एडिफिकेशन करते हैं, लोकेशन का एडिफिकेशन करते हैं। साहब ये प्लॉट है, इधर देखो मंदिर बन रहा है, इधर कॉलेज बन रही है, इधर हॉस्पिटल बन रहा है, इधर रोड निकल रहा है, इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। एक बीमा बेचने वाला अपनी बीमा पॉलिसी का एडिफिकेशन करता है, साहब बहुत अच्छी पॉलिसी है, मरने के बाद भी, मरने से पहले भी ये काम करेगी, पेंशन भी आएगी, फलाना ढिकाना, वो करते हैं। कपड़े बेचने वाले के पास जाते हो तो वो अपना एडिफिकेशन करता है, साहब बहुत शानदार कपड़ा है, ये है वो है। दिस इज कॉल्ड एडिफिकेशन। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी क्या करना चाहिए, हमें एडिफिकेशन करना चाहिए। एडिफिकेशन किसका करना चाहिए, अपलाइन का, डाउनलाइन का, कंपनी का, प्रोडक्ट का, इनका हमें एडिफिकेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज का एडिफिकेशन करते हैं तो सामने वाला उस चीज को लेने के लिए, या उस चीज से जुड़ने के लिए, या उस चीज को मानने के लिए आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट होता है, डिसीजन ले पाता है। तो एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, राइट। चौथी चीज होती है डुप्लीकेशन करी। देखिए, हम देखें तो बचपन से लेके बड़े होने तक हम लोग कहां से सीख रहे हैं? सबसे ज्यादा बच्चा कहां से सीखता है? नकल करके। वैसे ही चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप टीम बनाना चाह रहे हो ना, तो जो आपकी जो लोग हैं ना, वो आपको देखते हैं आप क्या कर रहे हो। जो जो आप करते हो वही वही काम आपकी टीम करती है, वही वही काम आपके लोग करते हैं। तो आपने क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम आप अपनी टीम से करवाना चाहते हो, जो काम आप भविष्य में अपने लोगों से करवाना चाहते हो, वो काम आज आप करना चालू कर दीजिए। आप करना चालू कीजिए। और आप करते वक्त एक बात का ध्यान और रखिए, जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि काम ऐसे करिए जिनको कि आपकी टीम आराम से नकल कर सके, डुप्लीकेबल हो। तो पहली चीज तो क्या करना है, ध्यान किस बात का रखना है कि जो कुछ मैं अपनी टीम से करवाना चाहता हूं वो काम मैं खुद करूं। क्योंकि लोग आज इतने समझदार हैं, जो आप कहते हो वो नहीं करते, जो आप करते हो वो लोग करते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि जो काम आप करो वो आसान आसान करो, जिससे कि उनको आपकी टीम आराम से डुप्लीकेट कर सके। ज्यादा कठिन काम करोगे, हो सकता है आप कर लो लेकिन आपकी टीम ना कर पाए। तो इसलिए डुप्लीकेबल होना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जो हम अपनी टीम से करवाना चाहते हैं। तो ये था पॉइंट नंबर 4। अब आता है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 का मतलब होता है नो क्रॉस लाइनिंग। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की भाषा में मैं बात करूं तो जो आपका अपलाइन नहीं है और जो आपका डाउनलाइन नहीं है वो आपका क्रॉस लाइन है। यानी जो आपका सीनियर नहीं है और जो आपका जूनियर नहीं है, किसी भी फील्ड में। हर फील्ड में कोई तो सीनियर होता है, कोई तो जूनियर होता है। अब यदि आपका वो सीनियर नहीं है और आपका जूनियर भी नहीं है तो वो आपका क्रॉस लाइन कहलाता है। और अब ये जो क्रॉस लाइन है, इसके साथ में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, ये जितने भी क्रॉस लाइन है ना, इनसे कोई भी बिजनेस का डिस्कशन नहीं करना होता है। बिजनेस की सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं करनी होती हैं। बिजनेस सीक्रेट्स डिस्क्लोज नहीं कर, नंबर 1। नंबर 2, कभी भी किसी क्रॉस लाइन से, जो आपके सीनियर में भी नहीं है, जूनियर में भी नहीं है, उससे कभी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। उससे कोई नेगेटिव मैसेज या इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी चाहिए। अक्सर देखा ये गया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सीनियर के बारे में, अपने जूनियर के बारे में क्रॉस लाइन के साथ बैठ के बात करते हैं। मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा सीनियर ऐसा है, मेरा कंपनी का मालिक ऐसा है, मेरा डाउनलाइन ऐसा है। ऐसी चुगलखोरी वाली नेगेटिव बातें किसके साथ करते हैं? क्रॉस लाइन के साथ करते हैं। ये कभी नहीं करना चाहिए। कोई नेगेटिव चीजें बाहर नहीं फैलानी चाहिए, क्रॉस लाइन को नहीं बोलनी चाहिए।
इसके अलावा कभी भी क्रॉस लाइन को अपनी तरफ लेने की या खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं स्नैचिंग। कभी भी किसी क्रॉस लाइन को स्नैचिंग नहीं करना चाहिए। मतलब तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। लालच देके कभी किसी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश मत करिए। यदि ये काम करते हैं तो आप सिंपल मान के चलिए, एक आएगा लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा, वो जाएगा पक्का। जो आपके साथ आएगा, यदि आपने किसी दूसरी टीम में से खींचा है तो वो जाएगा, और वो अकेला नहीं जाएगा, वो आपके 4 से 10 को लेके जाएगा। तो फिर ऐसी गलती क्यों करनी है जिससे कि अपना इतना बड़ा नुकसान हो सके? तो इसीलिए कोई भी कभी भी क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 6, ट्रेनिंग्स, बुक्स एंड फंक्शंस। ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा खुद ट्रेनिंग में आइए, अपने लोगों को ट्रेनिंग में लेके आइए। ऑनलाइन ट्रेनिंग है या ऑफलाइन ट्रेनिंग है, अधिक से अधिक लोगों को ट्रेनिंग में लेके आइए, ट्रेनिंग में लेके आइए, ट्रेनिंग में लेके आइए। और उसके बाद में फिर किताबें पढ़िए, बुक्स पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए। बुक्स में क्या मिलते हैं? शब्द। बुक्स में क्या मिलते हैं? एग्जाम्पल्स। बुक्स में क्या मिलती हैं? स्टोरीज। और आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये दुनिया के जितने भी बिजनेस है ना, दुनिया के जितने भी बिजनेस, अरे दुनिया के बिजनेस छोड़ो यार, ये जो पूरी दुनिया है ना, ये सब शब्दों का खेल है। शब्द ही हैं आपको किसी से प्यार दिलवाते हैं तो किसी से पिटवाते हैं। ये शब्द ही हैं जो किसी को अपना बना लेते हैं, शब्द ही हैं जो किसी को आपसे दूर कर देते हैं। शब्द ही है जिनसे आप बिजनेस करते हो, शब्द ही है जिनसे आप पॉलिसी बेचते हो, मोबाइल बेचते हो, जमीन बेचते हो, टीवी बेचते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, कॉन्सेप्ट बेचते हो। किससे बेच रहे हो आप? शब्दों से ही तो बेच रहे हो। शब्द ही हैं जिनको फॉलो करके आपकी टीम अब आपकी बात मानती है। ये शब्द ही हैं जिनको आपके बच्चे मानते हैं या बच्चे नहीं मानते हैं। शब्द ही हैं जो आप फैमिली में यूज करते हो। सब आप जगह बताइए, एवरीवेयर क्या है? शब्द ही तो है। ये दुनिया क्या है? शब्दों का खेल है। ये दुनिया क्या है? शब्दों का मेला है। अच्छा स्पीकर कौन? जिसके पास ज्यादा शब्द। अच्छा ट्रेनर कौन? जिसके पास ज्यादा शब्द। यानी आपके पास शब्द होने चाहिए, शब्द कोश होना चाहिए, आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए। और ये शब्द कोश कहां से मिलता है? ये वोकेबलरी कहां से मिलती है? ये मिलती है किताबों से। जितनी ज्यादा आप किताबें पढ़ोगे, उतने ज्यादा आपको शब्दकोश आपका स्ट्रांग होगा। आज हम जितने भी एग्जाम्पल लेते हैं, जितनी भी स्टोरी सुनाते हैं, हमने कहां से सीखी? किताबों से। कई बार आप बोल सकते हैं सर हमने तो आपसे सीखी, तो मैंने भी कहां से सीखी? किताबों से। मैंने भी कई बार किसी व्यक्ति से सीखी, तो उसने कहां से सीखी? किताबों से। तो फाइनली ओरिजिन क्या है? बुक्स। किताबों में से शब्द मिल रहे हैं। तो यदि आप भी अपने शब्दकोश को पावरफुल बनाना चाहते हो, शब्दकोश को अच्छा बनाना चाहते हो, तो रीड बुक्स रेगुलरली, किताबें पढ़िए। इसके बाद में आ जाता है फंक्शंस। फंक्शंस यानी सेमिनार्स। बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग सेमिनार्स में जाइए, और प्रेफरेबली विद योर स्पाउस एंड योर फैमिली एंड योर टीम। अपने लोगों के साथ जाइए, अपने फैमिली के साथ जाइए, सेमिनार्स में जाइए। वहां से आपको नॉलेज मिलती है, वहां से आपको मोटिवेशन मिलता है, वहां से आपको आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मिलता है। इसलिए फंक्शंस में जाइए। और सातवीं चीज आ जाती है, कार्डिनल रूल्स को फॉलो कीजिए। आपको किसी भी फील्ड में टीम बनानी है तो एक अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा, और अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको जो 7वां नियम है इसको जरूर फॉलो करना है। ये 7वां नियम क्या कहता है? कि किसी के पैसे के साथ, किसी के ईगो के साथ, और किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। यानी किसी के पैसे का मिसयूज नहीं करना है, किसी के स्पाउस के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, और किसी के ईगो के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। ईगो को चोट नहीं पहुंचानी। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हमें पता चलेगा कि ईगो को चोट ना पहुंच जाए? सिंपल तरीका है, एक ही फॉर्मूला याद रखो। यदि किसी का ईगो हर्ट करना नहीं चाहते हो, देखिए सबसे पहले तो ये समझो, ईगो हर्ट करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? कमेंट में जरूर लिखिएगा आप, अच्छी बात है कि बुरी बात है? ईगो हर्ट यदि किसी का करोगे तो रिलेशन खत्म हो जाएगा। ईगो हर्ट यदि आप किसी का करोगे तो वो कभी भी आपका नहीं हो सकता। तो हमें लोगों का ईगो हर्ट नहीं करना है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यदि आप किसी का ईगो हर्ट करना नहीं चाहते तो
कभी भी यदि किसी को कुछ समझाना है, यदि किसी की कोई गलती है उसको सुधार करना है, तो उसे अकेले में ले जाके समझाओ। कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपकी टीम है, कोई भी व्यक्ति है, उसको यदि उसने कोई गलती की और उसको आप सुधारना चाहते हो, उसे आप समझाना चाहते हो, अकेले में ले जाके समझाओ। और यदि उसने कोई अच्छा काम किया और आप उसकी तारीफ करना चाहते हो, तो सबके सामने करो। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये ईगो हर्ट वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। यानी किसी को डांटना है, समझाना है तो अकेले में, और किसी की यदि तारीफ करनी है तो पब्लिकली, सबके सामने। ये प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी चीज आ जाती है स्पाउस, यानी हमारा जीवन साथी। देखिए, दुनिया में जब हम काम करने के लिए निकलते हैं तो हमारे साथ में मेल फीमेल सब मिलके काम करते हैं। और जब मेल फीमेल सब मिलके काम करते हैं तो एक बड़ा चक्कर भी है इस दुनिया में। ये जो मेल फीमेल वाला जो अट्रैक्शन है ना, ये दुनिया में ये बड़ा तगड़ा है। तो क्या होता है कि जब आप साथ साथ में काम कर रहे हो तो कई बार अट्रैक्शन हो जाना लाजमी है, हो जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आप इस चीज के ऊपर थोड़ा सा आपको अपनो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, कैरेक्टर वाइज आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भैया हम यहाँ धंधा करने के लिए आए हैं, हम यहाँ आशिकी करने के लिए, अफेयर करने के लिए नहीं आए हैं। यदि आशिकी करनी है, अफेयर करना है, आपको कुछ भी करना है तो दुनिया पड़ी हुई है, जाओ कहीं भी करो आप। अब ऐसे तो न करो, आपके पास में आपकी फैमिली है तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, जहां धंधा करने के लिए आए हो, सिर्फ अपना फोकस धंधे पे रखो, फालतू की चीजों के ऊपर नहीं। क्योंकि हमने ये देखा है कि जहां भी किसी इंसान का कैरेक्टर लूज हुआ है, उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया है। चाहे फिर वो मतलब कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा धर्म गुरु क्यों ना हो, जिसके भी कैरेक्टर के ऊपर जिसके भी कैरेक्टर के ऊपर धब्बा लगा है, उसका पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया है। तो इसीलिए कहा है, आप लोगों ने सुना भी होगा, एक बड़ी प्यारी सी कहावत थी, क्या? इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सुना है आप लोगों ने कहावत? इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। क्यों? मतलब जब शरीर चला जाता है ना, बीमार हो जाता है आदमी, तो कंप्लीटली उतनी वो हेल्थ वापस नहीं आती। लेकिन जब पैसा जाता है तो पैसा पूरा कमाया जा सकता है। लेकिन जब कैरेक्टर जाता है ना, तो तो ये वापस नहीं आता। एक बार जिसके कैरेक्टर पे दाग लग गया, फिर कोई सा भी एरियल लेके आ जाओ, कोई सा भी ऋण लेके आ जाओ, कभी किसी से छूटता नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कैरेक्टर वाइज बहुत स्ट्रांग रहना है। क्लियर हो गया? तीसरी चीज, पैसा। जिस चीज का पैसा जिस चीज के लिए आया है, उसको वहीं पे लगाना है, वहीं पे उसको यूज करना है। किसी की ज्वाइनिंग का पैसा आया है तो उसको ज्वाइनिंग में खर्च करिए। किसी के पासिस का, ट्रेनिंग का पैसा आया तो उसको ट्रेनिंग के लिए खर्च करिए। किसी के पैसे को अपने लिए यूज मत करिए। किसी के दूसरे के पैसे को, प्रोडक्ट को यूज मत करिए। क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, दुनिया के जितने भी बिजनेस होते हैं ना, ये सब विश्वास के ऊपर टिके होते हैं। किसके ऊपर टिके होते हैं? फेथ के ऊपर टिके होते हैं। और जब आप किसी व्यक्ति का पैसा यूज करते हो, उसका प्रोडक्ट यूज करते हो ना, तो डे वन आपका उस व्यक्ति का फेथ खत्म हो जाता है। वो व्यक्ति अब आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। और जब आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा ही नहीं करेगी, तो आपकी कभी टीम खड़ी नहीं होगी। और इसको तो मैं एक चीज बोलता हूं, जो लोग टीम के पैसे के और प्रोडक्ट के साथ खिलवाड़ करते हैं ना, वो अपने हाथों से अपनी फसल को काटते हैं, अपने हाथों से अपना नुकसान करते हैं। और वो कभी एक अच्छे टीम प्लेयर नहीं बन सकते। और जो एक अच्छा टीम प्लेयर नहीं बन सकता, कभी भी उसकी एक अच्छी टीम नहीं बन सकती। तो दोस्तों, ये थे वो 7 पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप एक अच्छे टीम प्लेयर बन सकते हैं। और एक अच्छे टीम प्लेयर बन जाएंगे तो लिख के लेके जाओ, आई कैन गारंटी यू, आपकी टीम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपको टीम बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 7 पॉइंट फॉलो करने हैं, आपकी टीम बहुत शानदार बन जाएगी। कैसे लगे आपको ये 7 पॉइंट्स? और क्या आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि आप लोग सच में इन पॉइंट्स को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और आप टीम बनाने के लिए तैयार हैं। मुलाकात होगी अगले सेशन में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।